ऑल राइट। तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के रिलेशन में हमने देखा नेजल पॉलिप्स एंड डेविएटेड नेजल सेप्टम, है ना। तो ये तीसरा थर्ड कॉज है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का। तो सेम इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस है एडिनॉइड्स, और ये भी कॉमन डिसीज है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और होम्योपैथिकली भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा एक बड़ा ग्रुप चिल्ड्रन का तुम्हारी तरफ आ सकता है एंड होम्योपैथी हैज वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर दिस। जो एक एक लिस्ट हम लोग बना रहे हैं अभी, उसमें सब आप लोगों के लिए जो आगे का रास्ता सब तैयार कर रहे हैं कि पर्टिकुलर डिसीजेस फॉर विच वी कैन यूज होम्योपैथी। तो ये दोनों ही तरीके से आपको मतलब याद रहना चाहिए, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू एंड ड्यूरिंग थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर भी आपका ध्यान होना चाहिए। बाकी बच्चों में और आप में ये डिफरेंस होना चाहिए। बाकी बच्चे जस्ट एक एग्जाम के लिए करेंगे, आप थर्ड ईयर करते करते मेरे साथ ऐसे डिसीज की लिस्ट बना लो, उतना सीख लो, उसमें डिटरमाइन करो। जो लोग डिटरमाइन कर रहे हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए ये रास्ता मैं बता रहा हूँ कि एडिनॉइड्स छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है और इसके लिए पेरेंट्स सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। जैसे लास्ट टाइम नेजल पॉलिप्स की हमने बात की थी, डीएनएस की बात की थी। देखो चाइल्डहुड एज है 3 to 7, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है ड्यू टू इम्यूनिटी फंक्शन इन चिल्ड्रन, इन्फेक्शन नॉन स्पेसिफिक और ट्यूबरकुलोसिस। Predisposing factors: pre-existing upper respiratory tract infection, cold drinks, cold food, general lowering of resistance, and seasonal September to March. Clinical feature associated with obstruction: nasal obstruction causes mouth breathing, snoring, difficulty in eating. Adenoids facius एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है इसमें, अगर कीवर्ड्स आप लिख रहे हो। That may develop gradually and it gives following symptoms. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये स्पेशलिटी की लिस्ट हम साइड में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी से आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करोगे और आपके अंदर वो कैपेसिटी रहेगी कि आप पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हो कि देखिए इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है, इसका ये रीजन है। सो आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिजीज, क्योंकि सारे डिसीज को आप एड्रेस नहीं कर पाओगे, ये बोल रहा हूं मैं। तो क्या होता है एडिनॉइड्स फेशियस में? एडिनॉइड्स फेशियस ऐसा वर्ड है which is applied for the patient, the child who is suffering from adenoid, और पर्टिकुलरली उसका फेस कैसे पहचाना जाए उसको। नोज बिकम नैरो एंड पिंच्ड ड्यू टू लैक ऑफ रेस्पिरेटरी एयर फ्लो। अब 3 साल की उम्र से होने की वजह से उस बच्चे का अभी कंप्लीट फेस भी डेवलप नहीं हुआ है, अभी वो ग्रोइंग इसमें है, अभी ग्रो हो रहा है वो। अच्छा मैं पहले आपको ना एडिनॉइड से बता देता हूँ, फिर आपको उसका बेसिक थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ऑल राइट। थोड़ा थोड़ा एडिनॉइड्स पता होगा किसी को पहले से ही, ये सेप्टम को निकाल दिया हमने। क्या होता था ना कि हम लोग नेजोफेरिंग्स,
है ना। ये जो नेजोफेरिंग्स का पोजीशन यहाँ पे ऐसा रखते थे। हेलो, ऐसे। तो uppermost part of pharynx is a nasopharynx, then next is oropharynx and then laryngopharynx, ऐसा था ना ये। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे है अभी। at the roof of the nasopharynx there is aggregation of the lymphoid tissues which is called as nasopharyngeal tonsils, जो कि ये रूफ को अटैच है यहाँ पे, ऐसे दो। उसका टॉपिक है ये, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल की एबनॉर्मल हाइपरट्रॉपी। ये तो नेचुरली यहाँ पे है, ये दिख रहा है आपको, विच इज अटैच टू द रूफ, ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो दे आर नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स। ये ऑनलाइन वालों को पीछे से ऐसे पोस्टीरियर नैरिस के पास ऐसे लगा के यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब थोड़ा सा दूर से आप देखेंगे तो ये आपका एंटीरियर नैरिस बराबर, और ये आपका पोस्टीरियर नैरिस। तो ऐसे ऊपर चिपके होते हैं वो रूफ को, ये नेचुरल है, इनका फंक्शन है। उल्टा चाइल्डहुड में ही फंक्शन है इनका, बाद में तो इनका शेप छोटा छोटा होते जाता है, एडल्टहुड में इनका उतना काम भी नहीं है, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, रेजिस्टेंस अच्छा हो जाता है। चाइल्डहुड में इनका रोल है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन द नोज एंड फेरिंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दे आर फाइटिंग विद द इन्फेक्शन। वो इम्यूनिटी फंक्शन है उसका, ये समझ लो। वो इम्पोर्टेंट भी है, काम के है, रहते हैं, एनाटॉमिकल है, नॉर्मल है, नेचुरल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमरान को दिखा क्या? यस सर। हाँ, सनोवर। जी सर। हाँ, प्रॉब्लम तब आती है जब उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, वो ऐसा बड़ा स्वेलिंग हो जाता है उसका, लाइक पैलेटाइन टॉन्सिल। आप जो टॉन्सिलाइटिस बोलते हो ना, वो पैलेटाइन टॉन्सिल है, ये समझ लो। ये टॉन्सिल सबको पता है ना, सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी करके आए हैं। ओरोफेरिंग्स वाला टॉन्सिल पता है सबको, मैं नेजोफेरिंग इसका बात कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम तब आती है कि जब ये बहुत बड़ा गोला बन जाएगा, इधर ऐसा स्वेलिंग बहुत बड़ा होने के बाद है ना, ये भर जाता है पूरा पोस्टीरियर नैरिस। एक सर उधर है, एक इधर है। तो ये इस तरह से ये ऊपर यहाँ पे अब स्वेलिंग बढ़ गया, उसका बड़ा हो गया वो। ये सुंदरता है कि ये पेशेंट को हमको इस तरह से इतना क्लेरिफिकेशन डिसीज का देते आना चाहिए। ये देखो पीछे से ऐसा फुल हो जाएगा वो नेजोफेरिंग्स का पार्ट। एनलार्जमेंट, हाइपरट्रॉपी ऑफ दैट नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल इज कॉल्ड एज एडिनॉइड्स, ऐसा है। नॉर्मली दे आर जस्ट कॉल्ड एज नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स। तो कभी कभी पोस्टीरियरली पूरी तरह से दबा देते हैं उसको। तो पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ, दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम। तो फिर वहां से कहानी शुरू होती है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नोज ड्यू टू द एडिनॉइड्स, और आने वाला पेशेंट एक छोटा सा बच्चा है 2-3 साल का, तो नोज पिंचिंग, ऐसा ऐसा नोज हो जाता है उसका, नैरो, उसका नोज बड़ा हो ही नहीं पाता क्योंकि नोज की कोई एक्सरसाइज है नहीं उसमें। बचपन से ही वो
ऐसे करते रहेगा तो वो ग्रोथ सब माउथ की हो रही है। नोज में जो प्रॉपर शेप आना चाहिए, ये 2 नेजल कैविटीज बढ़नी चाहिए, वो सब होता है नहीं उसमें, तो पिंचिंग में ऐसा नारो पिपाने के जैसे नोज हो जाएगा उसका ऐसा। समझे क्या? दैट इज द बेसिक थिंग एडिनोइड्स फेसियस में। वो देखते ही आपने पहचान लेना चाहिए, उस दिन आपको खुशी होगी उसकी, ऐसे पहचान लेना चाहिए आपने। सॉरी। सेम लाइक पैलेटाइन टॉन्सिल, and their function is immunity. अब क्या होगा कि वो पूरा उस स्ट्रक्चर को इमेजिन करके आप टॉपिक को देखोगे। मेरे टॉपिक में ना ऐसे 1 मिनट भी आप कंसंट्रेशन से हट नहीं सकते। ऐसा है कि बैठे भाई कैसे तो भी 1 घंटा खत्म करना है, लेक्चर खत्म करके फिर हम भागेंगे, ऐसा नहीं होगा। यू आर 100% विथ मी। मैं सामने वाले को हिलने नहीं देता हूँ, और इसके लिए अनट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है। तो अब वैसे एनाटॉमी को इमेजिन करके, narrow and pinched nose, mouth remain open particularly at night with protruding teeth and retraction of upper lip. ये सब कॉमन ग्रुप बन रहा है अभी, तो उसको उसने वर्ड दे दिया एडिनोइड्स फेशियस। जैसे इसके पहले एक वर्ड देखा था प्रोस्टेटिज्म। प्रोस्टेटिज्म क्या था उसमें? हेलो, क्या था प्रोस्टेटिज्म? नहीं, प्रोस्टेटिज्म was the group of the symptom which is caused by the hypertrophy of prostate, that includes prostate itself, urethra, bladder, ureter, kidney and other part of the body। सब तरफ एक पूरा प्रोस्टेट की वजह से होने वाली जो पूरी कहानी थी, उस कहानी का नाम उन्होंने प्रोस्टेटिज्म रखा था। वैसे एडिनोइड से होने वाली जो कहानी है उसका नाम उन्होंने एडिनोइड्स फेशियस रखा है। फिर उसमें नोज आता है, उसमें माउथ आता है, हाई आर्च्ड पैलेट आता है, फेस बिकम्स एक्सप्रेशन लेस एंड डल, ये भी आता है। क्योंकि एक तरह से बच्चे का फेस अब उसी पोजीशन में वैसे ही बनते चले जाएगा, वैसा ही ऐसा उसका छापा बन गया, तो फिर वो एक्सप्रेशन में नहीं दिखता, ऐसे खींचा हुआ दिखता उसका फेस ऐसे। आप समझ रहे हो? चेस्ट बिकम्स फ्लैटेंड if there is a combination of rickets and nasal obstruction. Voice becomes flat and toneless. Eustachian tube obstruction leads to middle ear disease like Eustachian catarrh or otitis media. अब सुंदरता देखो, एक चीज तो वो है कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन सर ने बता दिया आपको, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो रहा है, डिफिकल्ट रेस्पिरेशन हो रहा है, नोज ब्रीदिंग नहीं है, माउथ ब्रीदिंग है, पैलेट में प्रॉब्लम आ रहा है, अपर टीथ लिप्स में प्रॉब्लम आ रहा है। ये सारी कहानी तो चल ही रही है प्रॉपर। हमेशा किसी भी डिसीज की अपनी खुद की एक प्राइमरी कहानी होती है, फिर बाद में सोचना होता है कि इसकी वजह से क्या होगा और सेकेंडरी। तो नोज में बच्चे को हमेशा सर्दी रहेगी, कोराइजा, राइनाइटिस,
बार बार वायरल इन्फेक्शन होना, बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, थिक डिस्चार्जेस होना, नोज ब्लॉक होना, वो नेजल इन्फेक्शन की वजह से फिर फेरेंजाइटिस भी होगा, फेरेंस में ओपन रहने वाली यूस्टेशन ट्यूब जो है उसके थ्रू मिडल ईयर का इन्फेक्शन भी होगा, ओटाइटिस मीडिया होगा, क्योंकि छोटे बच्चे में यूस्टेशन ट्यूब वैसे भी छोटी होती है। तो मतलब सोच के दायरे में सब कुछ आना चाहिए वैसे। एडेनॉइड इटसेल्फ एंड देन इम्पैक्ट ऑफ एडेनॉइड, जो भी चीज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करेगी उसकी वजह से सामने वाले को क्रोनिक सर्दी रहेगी, ये याद रखना। क्रोनिक राइनाइटिस के डिफरेंट कॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैम्प का एक अपने आप में स्पेशल सब्जेक्ट है, इसके लिए उसको हमने साइड में रखा हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको क्रोनिक राइनाइटिस है, एस्थमा है, एलर्जी है। तो उस समय उस पेशेंट को देखते समय आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सर इसको सर्दी है। हो सकता है वो सर्दी एडिनॉइड्स की वजह से है, हो सकता है वो सर्दी डीएनएस की वजह से है, हो सकता है वो सर्दी पॉलिप्स की वजह से है, या हो सकता है वो सर्दी एलर्जी की वजह से। ये मैं बोल रहा हूँ। और वैसा माइंड लेके आपको अभी से चलना होगा। ऐसा नहीं कि बस 15 दिन के बाद मैं पेपर लिख के निकल जाऊंगा, वो पेपर का कोई संबंध ही नहीं है। वो तो उल्टा सबसे बड़ा चीटिंग हो जाएगा आपके साथ। अगर वो बच्चे को नॉलेज नहीं है तो वो तो मतलब पूरा कॉलेज ही चीट कर रहा है वो बच्चे को, कि सारे कॉलेज के लोग अपना अपना काम निकाल के, अपना अपना पैसा निकाल के बच्चे को आगे भेज दे रहे हैं। और वो बच्चा बेचारा इस आशा में पढ़ रहा है कि मेरा कुछ आगे चल के मेरा होने वाला है। फाइनल ईयर खत्म हो जाता है, वो कॉलेज की फीस निकल जाती है। अब बच्चा अकेला है, उसको कुछ नहीं पता, उसको एडेनॉइड्स नहीं पता, उसको पॉलिप्स नहीं पता, कुछ नहीं पता। अब उसको अकेले के बूते में पैसा कमाना है। कॉलेज गारंटी नहीं लेता है कि भाई तुमको जॉब दूंगा। एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाने के बाद कम से कम कैंपस इंटरव्यू तो होते हैं। अभी कई हमारे पहचान के बच्चे थे, वो मस्त अच्छा पैकेज एचडीएफसी में लग गए, वो मस्त, लगभग आपके ही उम्र के 24-25 साल के, पुणे के एमबीए कॉलेज में थे। वहां पे कैंपस इंटरव्यू हो गया, खत्म बात। उसको कहाँ खुद की क्लिनिक डालने की जरूरत है, कहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है। धीरे धीरे पैकेज बढ़ते रहता है, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख। सो सेकंड इम्पैक्ट यूस्टेशन ट्यूब के ऊपर हमने देखा, मिडल ईयर के ऊपर देखा। एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन नोज, प्यूरुलेंट डिस्चार्जेस फ्रॉम द नोज ड्यू टू राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस। अब बात फैलते फैलते नोज तक चले गई, राइनाइटिस हो गया, साइनस इन्वॉल्व हो गए। हमने मैक्सिलरी साइनस देखा है, फ्रंटल साइनस देखा है, फिर थ्रोट इन्वॉल्व हो गया, रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब वो एडिनॉइड वहां पे एक अच्छा खासा इन्फेक्शन के फोकस का काम करेगा, एक ऐसा सेंट्रल फोकस जिसकी वजह से आजू बाजू में सब तरफ प्रॉब्लम हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सर्जन्स क्या बोलेंगे उनको कि इसको रिमूव करना पड़ेगा, एडिनोइडेक्टॉमी करनी पड़ेगी आपको। और वहीं पे हमारा स्टैंड है कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लो, इसके लिए इतना चर्चा हो रही है। दो अलग रास्ते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर स्टैंड लिया आपने तो 3 महीने के अंदर आपको उसको डिसअपियर करना पड़ेगा। मतलब उस बच्चे को उसके बाद में आपके ट्रीटमेंट के बाद कभी भी सर्दी नहीं होनी चाहिए, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। हालांकि नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन अब वो छोटे हो जाएंगे, ये बोल रहा हूं मैं। Lymphadenitis, upper deep cervical nodes and the nodes in the upper part of the posterior triangle gets infected and enlarged. जाहिर है कि वहां का जो सर लिम्फेटिक सर ड्रेनेज है शेयर नहीं हुआ, वो, सॉरी, शेयर नहीं है सर स्क्रीन। ओके, तो इन्फेक्शन होने की वजह से देयर इज अ क्रोनिक एनलार्जमेंट ऑफ अपर डीप सर्वाइकल नोड्स। जब भी कभी नोज, माउथ, थ्रोट
टॉन्सिल, इसका पेशेंट आपके पास आएगा ना, आपको ऐसा नीचे हाथ लगा के चेक करना पड़ेगा, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, तब पेशेंट को भी समझ में आता है कि आप बराबर एग्जामिन कर रहे हो। बिकॉज जिसका भी इन्फेक्शन होता है उसके एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स एनलार्ज होते हैं, ऐसा है। और इनके सबके एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स यहाँ है, सब मैंडिबुलर रीजन में, एंगल ऑफ मैंडिबल के पास, दोनों साइड में यहाँ बैठे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। जनरल नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस ड्यू टू सफोकेशन, बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, उसके लिए बेड वेटिंग नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस, इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो जाता है। अगेन इनवॉलंटरी यूरिनेशन, नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस के लिए होम्योपैथी हैज ए गुड सॉल्यूशन। फिर उधर एक लिस्ट में हमारा एक डिसीज और बढ़ जाता है, चाइल्ड में बिकम्स बैकवर्ड इन स्टडीज बिकॉज ऑफ डेफनेस, उसका ईयर ब्लॉक है, उसको ओटाइटिस मीडिया है, उसकी वजह से ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होता है क्लास में। फॉर डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल फीचर, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग है, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी एंड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में एक्सरेज करेंगे आप, तो उसमें क्लियर रिपोर्ट आ जाएगा कि देयर इज अ एनलार्जमेंट ऑफ द नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल और एडिनॉइड्स, वो भी आ जाएगा। differential diagnosis nasal obstruction, other causes of nasal obstruction like deviated nasal septum, nasal polyps, hypertrophic turbinates, rhinitis, atrophic rhinitis वगैरह वगैरह। An orthodontic abnormality, that is a high arch palate, and Thorne-Watts disease, that is cyst in the nasopharynx। ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वो है जो रेगुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आपका, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक्स, एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामाइंस। तो ये तो प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा बच्चों, क्योंकि अभी तो बच्चा आपके पास आया है, उसको बहुत सारी सर्दी हुई है, नाक बंद है, थिक डिस्चार्ज है बेचारे को। देन सर्जिकल ट्रीटमेंट एडिनोइडेक्टोमी, उसको कंट्रोल करके, इन्फेक्शन कंट्रोल करके एडिनोइड्स को आप रिमूव कर सकते हो, और ये भी डीएनएस के जैसा है। तो यहाँ पे भी पेशेंट को आपको समझाना होगा कि देखिए हम किसी का विरोध नहीं करते, एडिनोइडेक्टोमी आप करोगे तो वो डॉक्टर अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई रिस्क भी नहीं है, हम कुछ आपको ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि ना करे तो अच्छा है, क्योंकि नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल इम्यूनिटी फंक्शन है उसका बच्चे में, तो आप कोई बॉडी का पार्ट ही निकाल दे रहे हो तो कैसा होगा। और हमारे पास ऑप्शन है होम्योपैथिकली, तो हमको 3 महीने दीजिए आप। तो समझाने का भी तरीका होना चाहिए, अपना टेम्परामेंट भी किस तरह से हम डेवलप करें, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात होती है एज ए डॉक्टर। कुछ कुछ डॉक्टर बहुत रूडली बात करते हैं। अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट आया था, तो वो बता रहा था, एक बड़े डॉक्टर का नाम उसने लिया कि भाई किस तरह से उन्होंने 10,000 रुपये लिए और गलत बात की हमारे साथ। And that doctor was the gastroenterologist, MD, MBBS MD। तो एक वो होता है जो मेडिकल नॉलेज होता है, जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी का होता है, और एक वो होता है हाउ टू ट्रीट पीपल एंड हाउ टू टॉक, कम्युनिकेट, दैट इज विजडम। तो मेडिकल कॉलेजेस में नॉलेज के साथ साथ विजडम भी सिखाया जाना चाहिए, कि बड़ी शब्द जो है आपके, बिल्कुल एक भी शब्द किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए वहां पे। तो ऐसी ही चीज है एडिनोइडेक्टोमी, क्योंकि ये आता है बार बार सामने, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। इतने सालों में बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं कि एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अपने लिए बोलना। हम किसी डॉक्टर को गलत भी नहीं बोल सकते, ऑपरेशन को भी गलत नहीं बोल सकते, बट बड़ी प्यार से आपको समझाना। कई बार तो हस्बैंड वाइफ में दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होता है। वो वाइफ उस बच्चे को मेरे पास लेके आती है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं सुना रहता है, लेकिन वो मुझे बोलती की बघा आपल्याला ताबडतोब 1 महिन्यात रिझल्ट मिळाला पाहिजे, नाही तर त्याचे पप्पा म्हटले त्यांना तर आवडत नाही होमिओपॅथी, तोंडावर सांगतात लोक। ते म्हटले होते त्यांच्या ओळखीचे डॉक्टर आहेत ते, त्यांनी सांगितलं होतं ऑपरेट करून टाकू आपण। ये फैक्ट है, इसके लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कल आपको जाके तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो प्यार से उनको समझाया, उनके हस्बैंड को बुलाया, बाद में उनका विश्वास बैठ गया, बाद में वो वाइफ से ज्यादा वो हस्बैंड का विश्वास बैठ गया।
कि नहीं ठीक है अभी सर का ही चलने दो, बाद में उन्होंने अभी कई छोटे छोटे बच्चे पेशेंट भेज दिए अपने तरफ। तो मतलब कहानी ऐसी डेवलप होती। तो इसके बीच में ना किसी को मैंने नाम रखा ना कोई, मैं बोला ठीक है कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप होम्योपैथी लेके तो देखो। हम अवॉइड करेंगे पूरा एलोपैथिक मेडिसिन, फिर अच्छा लगा उनको। और फिर ऑप्शन है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एडिनॉइड्स के लिए, काली बीच। अब यहाँ पे एक आपके लिए सुविधा है कि जो पहले लिखा है आपने परसों डीएनएस में पॉलिस के टाइम काली बीच, सेम रिपीट करना है, कुछ अलग आपको नोज का उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। सैंग्यूनेरिया नाइट्रिका, ये भी मैंने पहले बोला था आपको। ट्यूक्रियम मैरम वैरम, कैल्केरिया कार्ब, सेम्बुकस नाइग्रा, ammonium carb, stoppage of nose at night particularly. So these are the remedies. थोड़ा सा देखते हैं आपका कितना याद रहा। What is adenoids actually? Upper enlargement of nasopharyngeal tonsils. Where they are present? They are present in the nasopharynx. What is the cause of enlargement of nasopharyngeal tonsil? Etiology. इम्यूनिटी तो उसका फंक्शन है ही पहले से। लोअर रेजिस्टेंस, यस। इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होना बच्चे को, बार बार सर्दी होना, खांसी होना। कोल्ड फूड, सीजनल, सीजनल है ठंडी की वजह से। मतलब सुंदरता देखो कि वो बेचारे तो है इम्यूनिटी के लिए, वो तो प्रोटेक्शन कर रहे हैं आपका, क्योंकि उनका एनलार्जमेंट हो रहा है, इसके वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही, बार बार क्रोनिक एनलार्जमेंट बच्चे का। फिर वहां पे भी साइकोसिस मियाज्म की बात आती है, हर बच्चे को क्यों नहीं होता, कुछ बच्चों को क्यों होता है, फिर वो साइकोसिस मियाज्म वहां पे आता है। ऑल राइट, क्लिनिकल फीचर्स। सबसे पहला क्लिनिकल फीचर रहेगा ऑब्स्ट्रक्शन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, narrowing of nose, pinching of nose, एडिनॉइड स्पेशियस। एडिनॉइड स्पेशियस के 4 चीजें बताइए। Flattened face, good. Expressionless face, nocturnal enuresis भी उसकी वजह से हो सकता है। अब ये प्राइमरी सोच लिया, उसके आजू बाजू में क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है अभी। यूस्टेशन ट्यूब का इंफेक्शन, बार बार राइनाइटिस, लिम्फोडेनाइटिस, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, ओटाइटिस मीडिया, रिकरेंट राइनाइटिस, रिकरेंट साइनोसाइटिस, रिकरेंट फेरेंजाइटिस, रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब होगा। ऑल राइट, ट्रीटमेंट पार्ट में हाँ, सबसे पहले जो सिम्टम अभी प्रेजेंट है उसको मेडिसिनली ट्रीट करेंगे। वो सब रिमूव होने के बाद जो कॉज है, जो हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, उसको सर्जिकली रिमूव करेंगे या फिर होम्योपैथिकली ट्रीट करेंगे। ऐसा सुंदर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ऐसी चीजें जो कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज करती है, फॉर एग्जांपल डीएनएस है, नेजल पॉलिप्स है, आर्च पैलेट है, राइनाइटिस है, हाइपरट्रॉपिक टर्बिनेट्स है, एट्रोपिक राइनाइटिस है,
यस, सबसे प्राइमरी कॉज एडिनोइड्स में क्या रहेगा कि उस बच्चे को बार बार सर्दी होती है। अगर कुछ इन्फेक्शन ही नहीं हुआ और सर्दी नहीं हुई तो वो बेचारे एडिनोइड्स एनलार्ज क्यों होंगे? और इसके पीछे का आपका रीजन है उसका इम्यूनिटी कम है बच्चे का, टोटल जो एक जनरल इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ वो कम है, उसमें न्यूट्रिशन कम है बच्चे में, या एसिमिलेशन कम है। जहाँ पे आप रेमेडीज पढ़ते हो ना, सिरिशिया जैसे रेमेडीज, नाइट्रम्यूर जैसे रेमेडीज, कलक्रिया कार्ब जैसे रेमेडीज, ये बच्चे जन्म से ही ऐसे हैं कि इसको आप डाइट कितना भी नॉर्मल दो, उसमें से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसमें नहीं रहती है। तो इस पे भी आपको ध्यान देना होगा, उनके माँ बाप को समझाना होगा कि ये बच्चा बार बार बीमार क्यों हो रहा है। वो बोलेंगे हम तो सब, हमारे घर तो सब अच्छा है, हम तो सब अच्छा खाने को देते हैं। जेनेटिकली कुछ ऐसे टेंडेंसीज होते हैं कि वो सब्सटेंसेस को, वो न्यूट्रिएंट्स को, वो वाइटामिन को, मिनरल्स को एसिमुलेट ही नहीं कर पाता। क्योंकि आप जो ले रहे हो, आप समझ रहे हो कि आप फ्रूट खा रहे हो, आप समझ रहे हो कि आप ऑरेंज ले रहे हो, लेकिन उसका कन्वर्जन तो होना चाहिए विटामिन सी में, कैल्शियम में, आयरन में। कन्वर्जन ही नहीं हुआ तो क्या काम का। तो इस तरह से पेशेंट को बैठ के 10 मिनट समझाना होता है आपको, दिस कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड पेशेंट। तो वो बोलेगा कैसे सर, अपन ने लास्ट टाइम तो ट्रीटमेंट ली थी, ये बार बार क्यों हो रहा है, सर्दी इसी बच्चों को क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है। थोड़ा समझाओ उसको बैठ के। और फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देने के बाद एसिमिलेशन भी इंप्रूव होगा उसका, ये भी समझाओ। हम उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा इरिस्पॉन्सिबली आपको नहीं छोड़ रहे, बट टाइम दो थोड़ा सा, अभी उसका जेनेटिकली है ऐसा। ऐसा गलत बात भी मत बोलो कि उसको बुरा लगे, नहीं तो वो उसका फादर क्या बोलेगा, तुम्हाला काय म्हणायचंय, माझं पोरग ॲब नॉर्मल आहे का? म्हणजे शब्द एक फार विचार करून वापरायचे तुम्ही, तुम्ही छान आहात, तुम्ही उत्कृष्ट आहात, तुम्ही बेस्ट आहात, तुमचं पोरगही बेस्ट आहे, असं झालं पाहिजे। वो तो कहना क्या चाहते हो, इतना सा प्रॉब्लम है थोड़ा सा, अपन कर लेंगे उसको, कोई बात नहीं, बस अपने घर की बात है। आप तो फैमिलियर हो, आप तो अपने हो, घर का पेशेंट है मेरा, बच्चा अपना बच्चा है, ऐसा मतलब बात कहनी भी है, लेकिन फिर उसका ये भी नहीं करना चाहिए, उसको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, ये है। नाउ एट्रोपिक राइनाइटिस में एट्रोपी, 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 एट्रोपी 7 बार बोलना है। प्रतीक्षा मैडम बोलो, बोला। सिंपल। Atrophic rhinitis is a chronic inflammatory disease which is characterized by progressive atrophy of the mucous membrane and turbinates and is associated with the foul smell from the nose. सुंदरता है, एक एक नया नया टॉपिक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस पेशेंट को एग्जामिन करते समय आपको फाउल स्मेलिंग आएगा, क्योंकि ये इसका खास सिम्टम है। क्योंकि हम देख रहे हैं सर्दी अलग अलग टाइप की, अभी नेक्स्ट लेक्चर में एलर्जिक सर्दी भी आएंगी, अभी एलर्जी को तो हमने टच नहीं किया है। लेकिन एट्रोपिक राइनाइटिस में थिक डिस्चार्जेस, गंदे बदबूदार डिस्चार्जेस, सिफिलिटिक ऐसा बोल सकते हो आप, उजीना, इट इज कॉल्ड एज उजीना, एक नया वर्ड आज सीखे आप, उजीना। हर टॉपिक की अपनी सुंदरता है, आपको ऐसा बोर नहीं होगा कि सर अभी दोनों टॉपिक पे कंफ्यूजन हो रहा है, आपने दो दो टॉपिक पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं होगा आपको। ऐसा ऑफेंसिवनेस, ऐसा उजीना वो टॉपिक में नहीं था, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन था ऐसा। पेशेंट हिमसेल्फ सफर्स फ्रॉम एनोस्मिया, पेशेंट को स्मेल नहीं आती, खास बात यह है। उसके आजू बाजू में जो बेंच पे बैठे हैं वो उससे दूर निकल जाएंगे, उनको गंदी बदबू आएगी, वो ऐसा नाक बंद कर लेंगे बेचारे, लेकिन पेशेंट पूछेगा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्योंकि उसको खुद को एनोस्मिया है। Classified into two parts, primarily age, it often begins at the puberty, वो जो पहला वाला था वो चाइल्डहुड में था, and may occurs between age of 15 to 40.
It occurs more commonly in females. It occurs in tropical countries like India. Heredity may be responsible. Nutrition, it usually affects the poorly nourished person. Vitamin A deficiency. Autonomic imbalance may be cause of the disease, that is between the sympathetic and parasympathetic supply. अब मेन चीज है इसकी कोकोबैसिलस ऑफ परेज, क्लेप्सियला फर्टिडस उजिनी एंड डिप्थेरॉइड ऑर्गेनिज्म। ऐसा है, जैसे हर डिसीज में कुछ मेन कॉजेटिव फैक्टर होता है, वैसे यहां स्टार्टिंग में जो मैंने बोला कि ऑफेंसिव ओडर आएगा, तो वो ऑफेंसिवनेस पे इतना जोर क्यों दिया? बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। नॉर्मल सर्दी अगर आपको हो भी जाती है, स्ट्रिप्टोकोकल, स्टेफाइलोकोकल, न्यूमोकोकल, हीमोफिलस, इनकी हो जाती है ना, तो उसमें हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें इतनी गंदी बदबू नहीं आएगी। हम ये बोल रहे हैं कि गंदी बदबू के पीछे ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है, कोकोबैसिलस ऑफ पेरेस, क्लैप्सियला फर्टिडस उजिनी, उसका नाम ही रखा है, और डिप्थेरॉइड ऑर्गेनिज्म। दूसरा ब्रॉड नोज, देखो फोन किसका आया है, अच्छी रिंगटोन है, आप कॉपी कर ले सब लोग। घुम घुम बजती है, जैसे हिल जाता है इंसान। Atrophic change may be due to a wide space in the nose, which leads to drying of mucosa by a strong blast of the air in the nose. Secondary chronic specific infection like syphilis, tertiary syphilis, leprosy, lupus vulgaris, tuberculosis, that may produce the atrophic changes in the nose. मतलब पहली चीज ये समझ में आई कि एक क्लासिकल जो प्राइमरी मेन एट्रोपिक राइनाइटिस है वो कोकोबैसिलस ऑफ पेरेस और क्लैप्सियला फैटिडस उजिनी, इनकी वजह से, जो मेन क्लासिकल डिसीज जिसको हम बोलते हैं। और जिसको हम सेकेंडरी बोल रहे हैं, सेकेंडरी मीन्स किसी दूसरे डिसीज के बाद में होने वाला, तो उस कैटेगरी में मुझे ये समझ में आया कि सेकेंडरी में मुझे ऐसे चाहिए डिसीज जो ऑलरेडी बहुत लंबे क्रोनिक डिसीज है, ऐसे छोटे छोटे वाले नहीं। आप अगर हर एक को देख ले, ट्यूबरकुलोसिस देख ले, या सिफिलिस को देख ले, या लेप्रोसी को देख ले, या ल्यूपस वल्गरिस को देख ले, तो ऐसे चाहिए कि जो बहुत समय से नोज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बल्कि उनका कोर्स बॉडी में दूसरी तरफ हो गया है और आप नोज की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। टर्शियरी सिफिलिस इज दैट, क्योंकि सिफिलिस का प्राइमरी टारगेट नोज नहीं है। ऐसा तो मैं याद कैसे रखूं टॉपिक कि भाई ऐसे बड़े डिसीज 2-3 एग्जांपल मुझे बताने पड़ेंगे जो क्रोनिक है, और उसमें भी एट्रोपिक चेंजेस हो सकते हैं। पैथोजेनिसिटी सेम है। एक्सटेंसिव सर्जरी ऑफ द नोज, ये भी एक कॉज हो सकता है। पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ द टर्मिनेट दैट मे लीड टू द एट्रोपिक राइनाइटिस। तो एक वर्ड आपने याद रखा प्राइमरी, दूसरा वर्ड याद रखा सेकेंडरी, एंड क्रोनिक साइनोसाइटिस। इट मे बी सेकेंडरी टू द क्रोनिक साइनोसाइटिस, बट एट्रोपिक राइनाइटिस itself may cause secondary sinusitis. Pathology, atrophic rhinitis is characterized by atrophic changes of all the parts of the nose. Mucosa and submucosa undergoes ischemic atrophy. जैसे कि मैंने बोला था ना आपको कि 7 times atrophy, 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 सब श्रिंक हो रहे हैं, सब का साइज जो है ना वो श्रिंक हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये समझ लो, दैट इज एट्रोपी। तो सबसे पहले म्यूकोजा और सब म्यूकोजा से स्टार्ट करो, एंड मेटाप्लेजिया टू द क्यूबाइडल और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इसके लिए बहुत इंटरेस्टेड अगर कुछ एग्जामिनर्स हैं तो वो ये क्वेश्चन डालते भी है और डालेंगे भी जरूर, क्योंकि थोड़ा सा कहानी अलग है और प्री कैंसरस कंडीशन बन रहा है, मेटाप्लेजिया हो रहा है क्यूबाइडल और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में, इसकी वजह से एट्रोपी तो है ही है। देयर इज एट्रोपी ऑफ सिलिया,
पहला एट्रोपी मैंने किसके लिए बोला था? म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। अब दूसरा ऐसा है कि आपने बोला है नोज में देयर इज अ सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, तो सिलिया आर प्रेजेंट व्हिच हैज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, है ना, व्हिच फिल्टर्स योर एयर एंड प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन, डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरियाज वगैरह वगैरह। तो उनकी भी एट्रोपी हो रही है। एंड द म्यूकोजल ग्लैंड रिजल्टिंग इन अ पेल म्यूकोजा विथ थिक एंड स्कैंटी सिक्रीशंस। मतलब वो दूसरा तीसरे में से एक काउंटिंग मैंने किया सीलिया का एट्रोपी, फोर्थ में काउंटिंग करूंगा ग्लैंड्स। वहां पे कुछ म्यूकोजल ग्लैंड्स है जो नोज को मॉइस्चर देती है, जैसे आपके आईज में लैक्रिमल है जिसकी वजह से उसको मॉइस्चराइजेशन मिलता है, वैसे नोज का भी होना जरूरी है। अब ये इसके लिए सर ने आपको एक शब्द में बोल दिया कि एट्रोपी 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 एट्रोपी। बस सोचना है कि अब म्यूकोजल ग्लैंड की अगर एट्रोपी होंगी तो म्यूकोजा पेल हो गया, स्कैंटी सिक्रीशंस हो गए, तो देयर इज अ ड्राइनेस, द सिक्रीशंस ड्राई एंड फॉर्म द स्कैब्स। अब 0 सेकंड है आपके पास, बताइए। वो बीच में का समय जो था वो सोचने के लिए दिया था, तो उसमें आपने क्वेश्चन भी सोचना है और आंसर भी सोचना है। अब जो सोए नहीं है वो बोलेंगे अरे तो जो सोए हो तो सोए ही है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो सवाल था कि स्कैब्स कौन सी रेमेडी में प्रेजेंट थे। अब आप बोलेंगे काली बीच, लेकिन टाइम निकल गया, टाइम निकल गया। हाँ, इतना शार्प चाहिए माइंड। इंटीग्रिटी उसको बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब यहाँ इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाती है आपकी, आप सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो, आप सिर्फ कहानी सुन रहे हो, आपका ध्यान नहीं उसमें। टर्बिनेट्स अंडरगोज एट्रोपी प्रोड्यूसिंग अ वाइड एंड रूमी नेजल कैविटी। अच्छा खासा बड़ा रूम उसको मिल रहा है 10 बाय 10 का, क्योंकि रूमी नेजल कैविटी लिखा है। तो फिर से पीछे मुड़ के देखते हैं, मतलब आप मत पीछे मुड़ के देखो, आप बताओ पहले एट्रोपी ऑफ म्यूकोजा, म्यूकोजल ग्लैंड्स, और उसके बाद टर्बिनेट्स। तो उससे क्या हो रहा है, ये रूम उसको बड़ा मिल रहा है। मतलब आप ऐसे अंदर जाके आप ढूंढ के आ सकते हो सब कुछ।